स्टूडेंट, प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और रीड की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज क्लास लेट क्यों हुई है? तो आज क्लास लेट करने का रीज़न जो था वो ये है कि अब कल से शायद क्लास इसी टाइम आए या इससे भी लेट 6 बजे कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं कल 2:30 से 3 बजे तक व्यस्त रहूँगी। कल से हो सकता है कि रहूँ, तो इसीलिए जो है अब क्लास का जो टाइम है वो चेंज किया जाएगा। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरी व्यस्तता रहेगी। अभी तक मैं फ्री थी तो मैं 1 बजे ले लेती थी क्लास अब, लेकिन शायद कल से व्यस्त रहूँ तो इसलिए क्लास इतने ही टाइम आएगी। खैर, क्लास चाहे जितने टाइम आए, लेकिन आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा और पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009, तो उसी से संबंधित मैं कुछ प्रश्नोत्तर लाई हूँ। मैंने सोचा कि आपको प्रश्नोत्तर करा दिए जाएं ताकि आपको पता भी चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं, और अपना जो है तैयारी भी होती जाएगी साथ साथ कि कल जो आपने पढ़ा था वो आपको मतलब याद आ रहा है या आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे अच्छा है कि आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाए जाएं। तो उसी से संबंधित आज कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके सामने ये रहे। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है या पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पहला जो है वो है राइट टू एजुकेशन अधिनियम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी निःशुल्क एवं प्रतिपूरक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन डी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि पूरा नाम ही उठा के पूछ लेते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि राइट टू एजुकेशन का जो है वो फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, जो कि बच्चों को निःशुल्क माफ करिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए यहाँ भी ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी। और आगे की बात करें हम तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो राइट टू एजुकेशन 2009 अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो आप बताइए कि किस अनुच्छेद पर आधारित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद सी है 75, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि राइट टू एजुकेशन 2009 अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है। तो यहाँ पे अनुच्छेद पर आधारित है, जैसे कि मैं अभी आपको कल भी मैंने बताया था शायद आपको, और अगर नहीं बताया था तो आज मैं बता दूँगी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में जो है वो 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों के मतलब बच्चों की बात की गई थी। और जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसके बाद जो है जो 21A जोड़ा गया। तो 21A और इसमें ये अंतर है कि 21A में जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 45 से मतलब अनुच्छेद 45 पर आधारित है ये RTE। तो आगे चलते हैं हम। ये देखिए यहाँ भी ऑप्शन बी ही है, एक बारी फिर से आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम चलेंगे तो RTE की 2009 अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो जैसे कि कल हमने धाराएं और खंड सारे पढ़े थे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए 40 है, ऑप्शन बी 39 है,
ऑप्शन सी 38 है, ऑप्शन सी 37 है। तो आप बताइए कि जैसे कि कल आपने पढ़ा ही होगा तो इतनी जल्दी तो आप नहीं भूले होंगे, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो फिर से जाके एक बारी पढ़ लीजिए। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है अब तक आपको समझ में आ गया, कब होगा ऑप्शन नंबर सी 38, जिसमें कि 38 खंड थे, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आपको नहीं याद हुआ होगा तो अब तो रिवीजन भी हो गया होगा। अब अगर हम बात करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार ऐसे ही पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये ज़रूर क्वेश्चन रखा जाए आपके सामने, ताकि आप कंफ्यूज अगर अभी तक हैं तो आज ना रहें। तो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो है वो कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2012, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2008, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2009 और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2010। तो आप बताइए कब लागू किया गया था शिक्षा का अधिकार? तो जो शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था वो आपका जो है ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अच्छा, पारित कब किया गया था ये आप कमेंट करके नीचे बताएंगे। मैंने ये बता दिया कि लागू तो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, और पारित कब किया गया था ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी ऑप्शन डी दे रखा है, ये देखिए। अब अगर हम आगे चलेंगे इसके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। तो अधिनियम के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार 2009, उसके अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो किस आयु के वर्ग के बच्चों की बात की गई है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 7 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 14 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष तक, ऑप्शन डी है आपका 10 वर्ष तक। तो यहाँ आप बताइए कि ऑप्शन क्या होगा? तो मैं बिना देरी किए हुए आपको बता देती हूँ, आपको तो पता ही होगा। ऑप्शन सी की बात यहाँ पे हो रही है, 6 से 14 वर्ष तक, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ये देखिए यहाँ भी आपका ऑप्शन दे रखा है। आगे अगर हम इसके चलेंगे, तो प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा शामिल होती है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा शामिल होती है। तो आप बताइए प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, ऑप्शन सी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक और ऊपर के सभी। तो जो डी ऑप्शन दे रखा है वो ऊपर के सभी दे रखा है। तो आप बताएं कि क्या होती है? तो जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की बात की गई है, ठीक है। अब अगर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका कि अधिनियम के अनुसार 2009 अधिनियम के अनुसार निजी और निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूलों को कक्षा में कमजोर वर्ग और वंचित समूह से संबंधित होगा प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देना। अब बताएं यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो मैं समझाए दे रही हूँ कि जो अधिनियम 2009 है, राइट टू एजुकेशन जो 2009 है, उसके अनुसार जो निजी और निर्दिष्ट मतलब जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें जो बच्चे कमज़ोर वर्ग और वंचित समूह से आते हैं, मतलब जो गरीब और वंचित समूह से आते हैं, पिछड़े समूह से आते हैं, तो उनको जो है कितने प्रतिशत शिक्षा मतलब प्रवेश देने की बात की गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 25%। तो आप बताएं कि यहाँ पे कितनी बात की गई है? कल जैसे कि मैंने ये भी पढ़ा हुआ था, मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट राइट टू एजुकेशन में था, मेरी कोशिश थी कि सब पढ़ा दिया जाए, कुछ भी छूटे ना। फिर भी अगर कुछ छूट गया होगा तो अगर कभी मैं दोबारा से फिर से क्लास कराऊंगी तो उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगी, लेकिन कुछ छूटा नहीं है। जो मेन क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं वो सभी चीज़ें मैंने उसमें रखी हैं।
जो भी इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे 25% ऑप्शन डी की बात की गई है कि 25% जो है वो, ये देखिए, बच्चों को मतलब प्राइवेट स्कूल जो हैं उनमें कोटा रखा गया है, जो कि 25% है, कि मतलब बिना किसी रोक टोक के 25% बच्चे को आप जो वंचित समुदाय से हैं, कमज़ोर वर्ग से, उनको शिक्षा फ्री एवं निःशुल्क उपलब्ध कराएं। ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन 8 की बात करेंगे तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि उपयुक्त आयु वर्ग की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने तथा उन्हें उनके सहपाठियों के स्तर पर लाने के लिए निम्नलिखित का प्रावधान है। तो उपयुक्त आयु वर्ग की कक्षाओं में क्वेश्चन नंबर 8 है, उपयुक्त आयु वर्ग की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने तथा उन्हें उनके सहपाठियों के स्तर पर लाने के लिए निम्नलिखित का प्रावधान है। क्या प्रावधान है बताइए आप। उपचारात्मक शिक्षण है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विशेष प्रशिक्षण, ऑप्शन सी है बहुग्रेड शिक्षण, और अगर हम ऑप्शन डी के पे चलेंगे तो ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे ऑप्शन बी विशेष प्रशिक्षण की बात की गई है। ठीक है। अब इसके आगे अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है वो एक स्कूल प्रबंधन समिति में वास्तविक अभिभावकों का प्रतिशत कम से कम होगा। मतलब जो स्कूल प्रबंधन समिति में वास्तविक अभिभावक है उनका कितना कम से कम प्रतिशत उपयोग होगा। तो 50, ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी है 85%, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कुछ जैसे कि मैंने PYQs लाए हैं और कुछ जो है जो सेट होता है उससे क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 75% की बात की गई है, ताकि अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाएँ। वैसे ज़्यादा तो क्वेश्चन उस तरह नहीं पूछ जाते हैं, घुमा उमा के पूछे तो ईजली ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछ ली जाए तो दिक्कत आपको ना हो, पहले से आप प्रैक्टिस करते रहें। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि किसी स्कूल की SMC में 16 सदस्य हैं तो SMC में महिला सदस्यों की संख्या हो गई, तो महिला के सदस्यों की कितनी संख्या होगी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन बी है डी है 12। तो क्या होगी यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे 8। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि और क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि यदि किसी स्कूल में SMC में 16 सदस्य हैं और जो है SMC में महिला सदस्यों की संख्या फिर कितनी होगी, तो यहाँ पे 8 होगी, 8 की बात की गई है। यहाँ भी आंसर सी है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से SMC के कार्य कौन से हैं। स्कूल के, ऑप्शन ए स्कूल के काम काज पर नज़र रखें, ऑप्शन बी स्कूल विकास योजना तैयार करें और उसकी परिस्थितियाँ ऐसे उसकी सिफारिश करें, ऑप्शन सी है अनुदान के उपयोग की निगरानी करें, और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो SMC की यहाँ पे SMC की बात की गई है, यहाँ पे SMC की बात की गई है, जो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगा, जिसका फुल फॉर्म, माफ़ करिएगा यहाँ भी क्या है मुझे, हाँ यहाँ भी SMC ही है, ये मैंने आपको SMS बता दिया था, तो ये SMC है। SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन सी था 8। तो यहाँ पे भी उसी के विषय में है क्वेश्चन। तो हम आते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो निम्नलिखित में से SMC के कौन से कार्य होंगे। तो स्कूल विकास योजना तैयार करें और उसकी सिफारिश करें, सी है अनुदान के उपयोग की निगरानी करें, डी है ऊपर के सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं हम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। मतलब उसका जो SMC का कार्य हो, स्कूल के काम काज पर नज़र भी रखेगा, स्कूल विकास योजना तैयार करे, उसकी सिफारिश भी करेगा, अनुदान के उपयोग की निगरानी भी करेगा और
मतलब उपयुक्त के सभी कार्य जो है वो एसएमसी द्वारा किए जाएंगे। एसएमसी फुल का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन माफ़ करिएगा, क्वेश्चन 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे, एक शिक्षक के कर्तव्य हैं स्कूल, ऑप्शन ए स्कूल में नियमितता और समय की पाबंदी का बनाए रखना। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को समय पर संचालित एवं पूरा करना। ऑप्शन सी प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना। और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो हमने जो शिक्षक के कर्तव्य पढ़े थे वो हमने क्या क्या पढ़े थे और किस धारा में थे, धारा आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं आप सब चीज़ नहीं बताऊंगी। ये आपका क्वेश्चन है आपके लिए कि धारा जो है किस धारा में शिक्षक के कर्तव्यों की बात की गई है। ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो ऑप्शन ए है स्कूल में नियमितता और समय की पाबंदी को बनाए रखने। लग तो रहा है ये पॉजिटिव की हो सकता है। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को समय पर संचालित एवं पूरा करना। अच्छा, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन सी प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना। और डी है ऊपर के सभी। तो यहाँ पे ऊपर के सभी दिए गए हैं, ठीक है, जो शिक्षक के कर्तव्य हैं। और शिक्षक के कर्तव्य किस धारा में दिए गए हैं वो आप हमें बताएंगे कमेंट करके। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक व्यावसायिक रूप से योग्य नहीं है तो आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन कार्यान्वयन के कितने वर्षों के बाद उसे अपेक्षित योग्यता हासिल करनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 5 साल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताइए कि क्या होगा। तब तक हम इसका क्वेश्चन और पढ़ लेंगे। यदि कोई शिक्षक, ऑप्शन क्वेश्चन 13 कह रहा कि यदि कोई शिक्षक व्यावसायिक रूप से योग्य नहीं है तो राइट टू एजुकेशन कार्यान्वयन के कितने वर्षों के बाद उसे अपेक्षित योग्यता हासिल करनी होगी। तो इसका आंसर आप बताइए, ऑप्शन क्या होगा इसका। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 5 साल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ भी दिया गया है ऑप्शन सी 5 साल। अब अगर हम क्वेश्चन 14 पे चलेंगे तो कौन सा कथन सही है कि कोई भी शिक्षक किसी भी विषय में संलग्न नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है निजी ट्यूशन लेना, ऑप्शन बी है बच्चों को शारीरिक दंड देना, ऑप्शन सी कक्षा में लिंग आधारित या सामाजिक भेदभाव, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा ही था, आपको समझ में आ गया होगा कि राइट टू एजुकेशन किन की बात करता है और किन की बात नहीं करता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है सबसे पहले तो करता है और नहीं, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत गलत होती है। हम जल्दबाजी में नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कौन सा कथन सही है कि कोई भी शिक्षक किसी भी विषय में संलग्न नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि दिया है निजी ट्यूशन लेना, ऑप्शन बी है बच्चों को शारीरिक दंड देना, ऑप्शन सी कक्षा में लिंग आधारित या सामाजिक भेदभाव। तो क्या ये पॉजिटिव लग रहे हैं आपको, या ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, जो कि ऊपर के सभी नहीं होंगे। क्या पूछा गया है, नहीं होगा पूछा गया है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ भी आंसर इसका दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम वहीं बात करें तो यदि कक्षा माफ़ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका कि यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में कुल 98 विद्यार्थी नामांकित हैं तो सरकार को उस विद्यालय में कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। तो यहाँ पे बात की गई है क्योंकि क्वेश्चन 15 कह रहा है कि यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में कुल 98 विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी नामांकित हैं तो सरकार को उस विद्यालय में कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके सामने ये हैं, और ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 4 + 1, ऑप्शन डी है 2। तो आप बताइए कि कौन सा होगा। ऊपर कितने उपलब्ध कराने आपके शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, मतलब कि अगर 98 विद्यार्थी नामांकित है तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा 4 शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी है। यहाँ पे भी ऑप्शन बी दे रखा है।
अब अगर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्या है, क्या कह रहा है कि कक्षा 7 के लिए प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक होना चाहिए। कक्षा 7 के लिए प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 30 बच्चे, ऑप्शन बी 35 बच्चे, ऑप्शन सी 40 बच्चे, ऑप्शन डी 45 बच्चे। तो यहाँ पे बताइए, कक्षा 7 की बात हो रही है, कितने शिक्षकों की बात यहाँ की गई है। तो यहाँ पे जो शिक्षकों की बात की गई है, ऑप्शन बी 35 बच्चे। 35 बच्चे पे एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तो ये होगा आपका रेशियो 35 पे 1 शिक्षक, जो कि कक्षा 7 में बात की गई है। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन बी जो है, ये देखिए उत्तर दे रखा है। अब अगर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, तो कक्षा 3 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या है। तो यहाँ पे बात कक्षा 3 की हो रही है, जो कि शैक्षणिक वर्षों में कार्य दिवसों की संख्या बताने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन बी है 225, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन ए रहा ये, माफ़ करिएगा बी बोल दिया मैंने इसको। ऑप्शन ए है 225, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 200 और ऑप्शन डी है आपके पास 220। तो कल मैंने पढ़ा ही था, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की कितनी संख्या की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 200 दिनों की बात की गई है कि एक साल में जो शिक्षक हैं वो कम से कम 200 दिन काम करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी ऑप्शन सी ही दिया है। अब अगर हम क्वेश्चन 18 की बात करें, या प्रश्न 18 की बात करें, तो कक्षा 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में शिक्षण घंटों की संख्या है। तो कक्षा 8 की बात यहाँ पे की गई है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है 800, ऑप्शन बी है 880, ऑप्शन सी है 1020, ऑप्शन डी है 1000। तो यहाँ पे कक्षा 8 की बात की, यहाँ पे जो है कक्षा 8 की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ ऊपर जो है कक्षा 7 की बात की गई थी और उसके नीचे कक्षा 3 की बात की गई थी। तो यहाँ पे जो है आपकी कक्षा 8 की बात की गई है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 शैक्षणिक वर्षों की बात की गई, जो कि घंटों की है, दिवसों की बात नहीं है, घंटों की बात की गई है कि एक वर्ष में मतलब 1000 घंटे जो है शिक्षण करेंगे शिक्षक, या शैक्षिक मतलब शिक्षण मतलब पढ़ाने का समय जो होना चाहिए वो 1000 घंटे होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे। ये देखिए यहाँ भी ऑप्शन डी ही दे रखा है उत्तर। आगे हम चलेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 19 है। एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या है। तो एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है, देखते हैं ऑप्शन इसके। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 40। तो यहाँ पे कितने होंगे, कल हमने पढ़ा ही था, जैसे कि कल हमने ये भी पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक क्लास नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिएगा जाके, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इससे क्वेश्चन आपको कम से कम 2-3 तो मिल ही जाएंगे। क्योंकि राइट टू एजुकेशन है, एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी किसी भी तरह का टीचिंग एग्ज़ाम हो उसमें पूछा ही जाता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो पढ़ लीजिए जाके, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास रहेगी और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आपके लिए परीक्षा में योगदान देने वाली रहेगी। तो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए जाके। तो हम चलेंगे अपने ऑप्शन पे। तो कितने घंटे की सप्ताह में न्यूनतम घंटों की बात की गई है, तो यहाँ पे 45 घंटों की बात की गई है, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन सी दे रखा है। अगर हम वही प्रश्न 20 पे चलेंगे, तो प्रश्न 20 जो कह रहा है वो आयु उपयुक्त शिक्षा के अनुसार 10 वर्ष की आयु का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया है कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र है। कक्षा 1 ऑप्शन ए, बी ऑप्शन बी है 3, सी है 5 और डी है इनमें में से कोई नहीं। तो जो प्रश्न 20 है क्या कह रहा है कि आयु उपयुक्त शिक्षा के अनुसार 10 वर्ष की आयु का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया है तो उसे किस कक्षा में या किस कक्षा के लिए वो पात्र है। तो यहाँ पे अगर हम राइट टू तो आरटीई के तहत राज्य में बाल अधिकार संरक्षण निकाय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है SIERT, ऑप्शन बी है SC PCR,
और यहाँ पे ऑप्शन सी है DSDMC, और यहाँ ऑप्शन ए है, मतलब डी है, इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, SCPCR, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया कि स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स की यहाँ पे बात की गई है। बाल संरक्षण, जो कि बाल अधिकार संरक्षण है, ठीक है, जो कि राइट टू एजुकेशन के तहत है। अब यहाँ पे भी उत्तर बी दे रखा है। अब अगर हम आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 है। तो राइट टू एजुकेशन के अनुसार सही विकल्प चुने। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आइए देखते हैं। पाठ्यक्रम मूल्यांकन में की बात की गई है। ऑप्शन ए है बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त करें, बाल केंद्रित रहें और सीखने की गतिविधियाँ प्रदान करें, जहाँ तक संभव हो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे है कि राइट टू एजुकेशन के द्वारा सही विकल्प चुने। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। तो क्या निम्नलिखित में से शामिल होना चाहिए, इसमें ये बात की गई है। तो ऑप्शन ए बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त करें। ऑप्शन बी बाल केंद्रित रहें और सीखने की गतिविधियाँ प्रदान करें। ऑप्शन सी जहाँ तक संभव हो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। डी है ऊपर के सही सभी। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। ये देखिए यहाँ भी दे रखा है उत्तर, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे बात करें जो कि नहीं है, तो आपके सामने मैं एक बार फिर से कहाँ आ रही हूँ, ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ रही हूँ, जो कि पूछा गया है सीसी का पूर्ण रूप। तो जैसे कि मैंने बता ही दिया था कि यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है वो हमें आप बताएंगे। और अगर आपको ये प्रश्न सही लगे हों, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन छांट के लाई हूँ आपके सामने, और ये बताने के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने अभी तक राइट टू एजुकेशन नहीं पढ़ा है तो आप देरी ना करें और इसको जो है पढ़ लें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपके लिए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर का सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीति इनसाइट एकेडमी को एक बार फिर से अपने चैनल का नाम लिए ले रहे हैं। और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई निरंतर जारी रखें। ज़्यादा समय नहीं है। अगर सीटेट की बात करें तो उसमें भी अब ज़्यादा समय नहीं है, कि जैसे कि जून जुलाई में परीक्षा होती ही है। तो मतलब पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। और जिन्होंने रीट भरा है वो तो खैर अब इस वक्त एकदम गंभीरता के साथ पढ़ें ही, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करें, क्योंकि प्रश्न हल करने से पता चलता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ाना है, उसके आगे की क्लास हम लेके आएंगे, कल मिलेंगे आपसे। तब तक लेके अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, और पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका आंसर कमेंट करके बताएं, और साथ साथ ये भी बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।